मैं संजीव कुमार आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए जारी किए गए विज्ञान विषय साइंस विषय के मॉडल पेपर को, इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को आज हम उसका सटीक आंसर की और डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड ने यह क्लियर कर दिया है कि इसी मॉडल पेपर के पैटर्न के आधार पे ही आगामी बोर्ड के एग्जाम 2023 में जो आपको 15 फरवरी 2023 को साइंस का एग्जाम होने वाला है, उसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इसी मॉडल पेपर के पैटर्न के आधार पे ही पूछे जाएंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए ताकि सटीक आंसर आपको मिल सके। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल पे सभी विषयों के मॉडल पेपर को कवर किया जा रहा है, इंग्लिश के सभी चैप्टरों को पढ़ाया गया है, तो इसलिए आप बेल आइकन को निश्चित रूप से दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इस प्रश्न के, इस मॉडल पेपर के पैटर्न को थोड़ा समझ लेते हैं हम। तो चलिए पैटर्न को समझते हैं। देखिए, इस साइंस के प्रश्नों को दो खंडों में विभाजित किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक होगा सेक्शन ए और दूसरा होगा सेक्शन बी। अब सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में आपसे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे जो निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। तो इन 80 प्रश्नों में से मात्र आपको 40 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं, जो एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ये तो हो गया सेक्शन ए की बात हमने कर ली कि 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जिसमें 40 प्रश्नों का ही जवाब देना है आपको। दूसरा सेक्शन होगा जिसमें सेक्शन बी होगा और उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लघु उत्तरीय जो प्रश्न होंगे उसकी संख्या होगी 24, जिसमें से मात्र आपको 12 प्रश्नों के ही जवाब देने होंगे। और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की संख्या होगी 6, जिसमें से मात्र आपको 3 के ही जवाब देने होंगे। यह हो गया परीक्षा का पैटर्न। यानी इतना दिन से जो हल्ला था कि जब प्रश्नों की संख्या कम हो जाएगी, आपको चॉइस कम मिलेगा, लेकिन अब ये सारा भ्रम आपका टूट चुका है। इसमें दुगुने प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से 50% का ही जवाब आपको देना है। यानी पिछले 2-3 सालों से जो पैटर्न रहा है उसी पैटर्न को बिहार बोर्ड ने इस साल भी फॉलो किया है। तो चलिए अब प्रश्न पे चलते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलिए ये देखिए, यहाँ पे सेक्शन ए में आपको 1 से लेकर 80 तक प्रश्न होंगे जिसमें से मात्र आपको 40 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं। तो देख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है निम्नांकित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है। तो इन जितना भी है 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से हीरा का जो अपवर्तनांक है सबसे अधिक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, तो करेक्ट आंसर ए। 3 नंबर प्रश्न कहता है किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो इसमें होती है 2, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण उपयुक्त होता है वो होता है अवतल, तो करेक्ट आंसर इज बी। दाढ़ी बनाने के लिए बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए ना, तो इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। और 5वां प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच क्या संबंध है। तो इसका जो संबंध है f = r/2 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस हम लोग उत्तल लेंस को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य जो होता है वो होता है बैगनी का, और सबसे अधिक जो होता है वो लाल का होता है। तो इसमें न्यूनतम की बात कर रहा है तो करेक्ट आंसर इज बी होगा, और अधिकतम की कहे तो वो लाल होगा। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो ये है जो घटना होती है वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 9 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की जो चाल होती है सबसे अधिक वो निर्वात में होगी, प्रकाश की चाल सबसे अधिक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, तो करेक्ट आंसर इज बी। आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न कहता है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये जो करता है ना वो जल स्थितिज ऊर्जा में होता है, उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्थितिज ऊर्जा। आगे बढ़ेंगे। 12वां नंबर प्रश्न कहता है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो जलता हुआ जो मोमबत्ती है वो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न कहता है
13 नंबर, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, दुगुना हो जाता है, क्या हो जाता है? तो ये कम हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 14 नंबर प्रश्न कहता है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, या समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए या श्रेणी क्रम में? तो ये जोड़ा जाना चाहिए श्रेणी क्रम में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए नरम लोहे का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो उच्चतर ताप पर जो प्रक्रिया पूरी की जाती है वो नाभिकीय विखंडन की क्रिया की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि सौर ऊर्जा सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति क्या है? यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता कौन है? तो ये बदलता है, जाहिर सी बात है, सौर सेल जो है वही ना सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होती है? तो इसकी जो चाल होती है कम से कम 15 किलोमीटर प्रति आवर होती है, 15 किलोमीटर प्रति आवर होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1214 है, ठीक ना। तो इसमें से हम नियरेस्ट पे जाएंगे, नहीं, इसमें ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 19 नंबर प्रश्न कहता है सेल का विद्युत वाहक बल है, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? यह सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो यह होती है प्रत्यावर्ती धारा की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। वर्ण विक्षेपण असंभव है, यानी वर्ण विक्षेपण इनमें से किसमें असंभव है? तो वर्ण विक्षेपण फाइबर में नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, 22 नंबर प्रश्न कहता है वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, तो ये मोड़ देता है आधार की ओर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि 2Zn प्लस O2 से बनता है 2ZnO, किस प्रकार की यह अभिक्रिया है? तो ये जो अभिक्रिया है यह एक उपचयन की अभिक्रिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, तो खाने वाले सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, वो होता है आपको NaHCO3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु, तो कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में धातु रहता है वो होता है पारा। आप देखते होंगे थर्मामीटर, बुखार नापने के लिए आप जो थर्मामीटर का यूज करते हैं उसमें पारा होता है, वो कमरे के तापमान पे भी द्रव अवस्था में रहता है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 26 नंबर प्रश्न करता है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो ये शून्य समूह का तत्व जो होता है वो हीलियम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, He, हीलियम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाता है? तो यह हो जाता है पीला कलर का हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 28 नंबर प्रश्न कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। गंधक की परमाणु संख्या क्या है? तो गंधक का जो परमाणु संख्या है वो है 16, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? अम्ल जल में क्या होता है? तो अम्ल जल जो होता है वो आयनित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो अधिकतर धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, तो करेक्ट आंसर ए। सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो सोने में हम लोग कॉपर मिलाते हैं तब जाके उसका मिश्र धातु तैयार होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। NaCl प्लस AgNO3 मिलकर बनाता है AgCi और NaCO3, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक ना। इस समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? तो ये अभिक्रिया जो हो रही है द्विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कहता है सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उप धातु है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जिसका पूर्ण सेल भरा होगा वो उत्कृष्ट गैस हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया जिसको हम संगमरमर के नाम से भी जानते हैं, तो खड़िया का जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर इज डी।
आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो अम्लीय ऑक्साइड है Na2O। Na2O तो करेक्ट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है? तो कौन एल्काइन है? तो एल्काइन जो है वो है C2H2, ये एल्काइन है, तो करेक्ट आंसर इज सी। CH3 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 का IUPAC नाम क्या है? तो इसका जो IUPAC नेम है वो एथिल मेथिल ईथर है, तो करेक्ट आंसर इज बी। 40 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो है एथनॉल। ठीक ना, अभी भारत सरकार एथनॉल पे बहुत जोर दे रही है ताकि पेट्रोलियम संसाधन को की खपत को कम किया जा सके। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 41 नंबर प्रश्न कहता है, सभी प्रश्न आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है इसी से प्रश्न उठाकर रखा जाए, चाहे थोड़ा सा इधर उधर या इसी टॉपिक से प्रश्न उठाकर रखा जाए, इसलिए वीडियो को आप अंत तक बने रहिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 41 नंबर कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके, क्या कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नांकित में से कौन सा उत्पाद बनाता है? तो ये उत्पाद कौन बनेगा? ये उत्पाद बनेगा जो ना वो है Na, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NaZnO2 प्लस H2। अब इसमें H2 जो है हाइड्रोजन है वो बाहर हो जाता है। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। धोबिया सोडा, धोबिया सोडा यानी धोवन सोडा, धोने का सोडा जो है ना, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र जो है ना वो है Na2CO3 10H2O, 10H2O। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 43 नंबर प्रश्न कहता है, अम्ल राज्य में सांद्र HNO3 एंड सांद्र HCl का अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात जो होता है 1:1:3 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कहता है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो अम्लीय ऑक्साइड जो है ना वो कौन है? तो वो है SO2। SO2 तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल को नीला करेगा, लाल को नीला करेगा वो क्या होगा? क्षार होगा। ठीक ना, और नीला को लाल करेगा वो अम्ल होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान क्या होता है? तो स्वस्थ शरीर का जो सामान्य पीएच मान होता है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और पानी का जो पीएच मान होता है वो होता है आपको 7 होता है। ठीक ना, पानी उदासीन होता है। 48 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित यौगिकों में से जल में विलय कौन है? तो जल में कौन विलय है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जल में विलय होता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन अमलगम है? तो अमलगम कौन है? तो अमलगम जो है ना वो ये है आपको बी, सोडियम प्लस Hg, सोडियम बॉन्ड Hg जो है ना वो अमलगम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 50 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो ये विस्थापित जो करती है वो है एल्यूमिनियम, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न कहता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती हैं? तो ये रक्त वाहिनियां जो है ना वो धमनियां कहलाती हैं, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। धमनी ही पहुंचाती है। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिके द्रव्य को क्या कहते हैं? तो इसको प्लाज्मा कहते हैं, तो करेक्ट आंसर इज सी। 53 नंबर प्रश्न कहता है, किन पौधों की पत्तियों पर एस्टोमेटा अनुपस्थित होते हैं? तो जो जलमग्न हाइड्रोफाइटस होते हैं उसमें एस्टोमेटा अनुपस्थित होते हैं। आपको एस्टोमेटा का क्या क्या होता है? वो श्वसन क्रिया को श्वसन क्रिया होती है उससे। ठीक ना, तो 53 नंबर का हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो किण्वन किसमें होता है? तो किण्वन होता है ईस्ट में, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो जो पूर्ण विकसित अंडाशय होता है वो फल का रूप ले लेता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए बी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कहता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O2, तो करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी इकाई होती है जो क्लोरोप्लास्ट होती है, और इसी क्लोरोप्लास्ट से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अंडोत्सर्ग का कारण है, तो इसका कारण है LH, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 59 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित जीवों में किन में
अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता, द्विखंडन द्वारा नहीं होता। अमीबा में द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में द्विखंडन होता है, लेशमानिया में होता है, लेकिन ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 61 नंबर प्रश्न कहता है भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। तो जो भोजन हमारे पेट में जाता है तो किस रस से पचता है। तो वो अग्नाशय रस से भी, पित्त रस से भी, आंत्र रस से भी, यानी इनमें से सभी। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वो आपको पाया जाता है अग्नाशय रस में। अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 63 नंबर प्रश्न कहता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है वो छोटी आंत होता है, छोटी आंत होता है, ठीक ना। 64 नंबर प्रश्न कहता है मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है। तो जैसे ही हम लोग मुंह में भोजन रखते हैं वहीं से जब उसको चबाना शुरू करते हैं वहीं से आपका पाचन शुरू हो जाता है। तो मुख्य गुहा से पाचन क्रिया आरंभ हो जाती है। 65 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होता है। तो वसा के पाचन में जो सहायक होता है बाबू वो होता है लाइपेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यह प्रक्रिया जो संपन्न होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओजोन परत क्या है। तो ओजोन परत हमारे लिए हानिकारक नहीं है, लाभकारी है, लाभदायी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से फूल में नर प्रजनन अंग कौन है। तो नर प्रजनन अंग जो है वो पुंकेसर है। तो करेक्ट आंसर ए। 69 नंबर प्रश्न कहता है पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये जो ऊर्जा मुक्त होती है वो होती है 30.5 kg प्रति मोल। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कहता है इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो ये बनता है अवायवीय श्वसन से बनता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। रक्त में उपस्थित कौन सी कनिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती हैं। तो ये लेती है आरबीसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न कहता है कि पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। तो ये पादप अपशिष्ट जो है ना वो पत्तियों में भी जमा होते हैं, छाल में भी, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 73 नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है। तो यह स्रावित नहीं करता है सो है ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता, यानी ग्रास नली जो है ना वो किसी भी एंजाइम को स्रावित नहीं करता, लेकिन मुंह जो है ना वो एंजाइम को स्रावित करता है। आमाशय में भी आपको एंजाइम स्रावित होता है, ठीक ना, लेकिन ग्रास नली में स्रावित नहीं होता है। मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है। तो मूत्र की जो सांद्रता है वो एडीएच की उपस्थिति पर निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 75 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है। तो ये जो हार्मोन है आपको एवासिसिक अम्ल जो है ना वो पौधे की वृद्धि में से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। तो मानव हृदय जो है ना वो परिवहन तंत्र का भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है 77 नंबर कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है। तो वंशानुक्रम से के अध्ययन से तो सीधा हो जाएगा अनुवांशिकी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो बी इसका करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। 78 नंबर प्रश्न कहता है कि श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है। तो यह ग्रहण किया जाता है ऑक्सीजन को, आप सभी जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा O2 यानी ऑक्सीजन। 79 नंबर प्रश्न कहता है ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो अभी आपने पढ़ा था कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो C6H12O6 यही ना था। तो आपको क्या पूछ रहा है, कार्बन का पूछे तो 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन का पूछे तो 12 हो जाएगा और ऑक्सीजन का पूछे तो 6 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन का 6 यानी बी। अंतिम प्रश्न है कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। तो यह होता है मेंडुला में। तो करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज ए। अब इसके आगे आपको सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके सभी उत्तर आप ठीक से याद रखेंगे, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दें, ठीक ना, क्योंकि इस पे सभी मॉडल पेपर के आंसर की को कवर किया जा रहा है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।